शुरू करें। मित्रों, आज दक्षिण भारत में केरल से शुरू होकर तमाम प्रकार के कारनामों और कारगुजारियों से गुजरती हुई कांग्रेस पार्टी की मुख्य विपक्षी दल के रूप में अप्रासंगिक होती हुई भूमिका को पुनः स्थापित करने की छटपटाहट से प्रेरित राहुल गांधी जी की तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा आज समाप्त हुई। यह यात्रा, संयोग की बात यह है कि आज कश्मीर में समाप्त हुई और महत्वपूर्ण बात यह है कि महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है, जो अहिंसा के सबसे बड़े प्रतीक थे, परंतु वो एक राज्य कश्मीर जो भारत में हिंसा का सबसे बड़ा केंद्र बना। ये वही कश्मीर है जिसके भारत में एकीकरण के लिए हमारे संस्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपना बलिदान दिया था। ये वही कश्मीर है जहां स्वतंत्र भारत में एक ऐसा समय आया जब 10 वर्ष तक 26 जनवरी और 15 अगस्त को भी राज्यपाल भी झंडा नहीं फहरा सकते थे। 1988 से 1998, जिस दौर में हमारी पार्टी ने, जब डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी युवा नेता के रूप में उस यात्रा के संयोजक थे, इसी श्रीनगर के लाल चौक पे जाके 26 जनवरी 1992 को झंडा फहराया था। तो उन बलिदानों और साहस के दम पर यही कश्मीर जो अगस्त 2019 में जो भारत के साथ संपूर्ण और असंदिग्ध रूप में एकाकार होने की प्रक्रिया पूर्ण हुई थी। यह यात्रा जो राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित थी, मगर मैं कह सकता हूं कि वो अपने राजनीतिक उद्देश्य में, अपने राजनीतिक ध्येय में, अगर आप पूरी यात्रा का क्रम देखेंगे तो नितांत असफल दिखाई पड़ी। जिसे कह सकते हैं कि वो राजनीतिक बियाबान में से अपने को स्थापित करने की जद्दोजहद में अपनी मंजिले मकसूद से पूरी तरीके से महरूम रही। और यह यात्रा बहुत विडंबनापूर्ण भी थी। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, इस यात्रा की शुरुआत कहां से हुई? केरल में, जहां पर इनके वो नेता जिन्होंने सड़क पे बीफ पार्टी की थी, वो इस यात्रा के पहले सहभागी बने। उसके बाद तमिलनाडु में एंटर करती है तो वो पादरी जॉर्ज पुनिया है जिसने एलानिया कहा कि वो जूते इसलिए पहनते हैं कि भारत की धरती को अपवित्र मानते हैं, और राहुल गांधी जी के साथ बातचीत में वो हिंदू देवी देवताओं पे तमाम टिप्पणियां कर रहे थे, वो उनके साथ बैठे दिखाई पड़े। उल्लेखनीय बात यह है कि जहां शुरुआत हुई थी केरल में, मैं याद दिलाना चाहता हूं, वहां वो फादर जोसेफ के यहां नहीं गए जिनके हाथ काट दिए गए थे, मगर जॉर्ज पुनिया के यहां जाने का उनको तमिलनाडु में समय मिला। केरल में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और महात्मा गांधी के अनुयायी के.ई. मेनन और पद्मश्री से सम्मानित श्री गोपीनाथ नायर के स्मारक का अनावरण करने के लिए उन लोगों ने जाकर राहुल गांधी जी से व्यक्तिगत अनुरोध किया था, परंतु उस स्मारक का अनावरण करने का उन्हें समय नहीं मिला, जिसके लिए बाद में केरल कांग्रेस ने खेद भी व्यक्त किया। मगर तमिलनाडु में आते हैं तो ऐसे नेता के साथ इनको रहने में, जिनका नाम एसपी उदय कुमार था, जो एक समय में तमिल पृथकता का वक्तव्य तक दे चुके हैं, उसके साथ मिलने का समय मिलता है। फिर तमिलनाडु में एक अभिनेता से असफल नेता बने कमल हसन जी को वो इंटरव्यू देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि नेशन विद ए कंफ्यूज विजन, वास्तविकता यह है
कि दोनों ही एक कंफ्यूज नेता एक दूसरे का इंटरव्यू ले रहे थे या जो भी उत्तर दे रहे थे। ये वो व्यक्ति हैं जिनके मुंह से आजाद कश्मीर जैसा शब्द भी निकल गया था, उनको वो इंटरव्यू दे रहे थे। कर्नाटक पहुंचती है यात्रा। याद करिए, कर्नाटक के उनके कार्यकारी अध्यक्ष जो पूर्व में रहे थे, क्या बोले थे कि हिंदू शब्द बहुत गंदा है। महाराष्ट्र पहुंचती है यात्रा, तो वीर सावरकर के खिलाफ नफरती बयान। गुजरात में जा नहीं पाती है। गुजरात के पास पहुंचते हैं तो गुजरात की विकास की सबसे बड़ी विरोध की प्रतीक मेधा पाटकर, जिन्होंने गांधीयंस विद गन कहा था। देखिए, कंफ्यूज नेशन इसे कहते हैं कि गांधी और गन का संबंध जिन्होंने स्थापित किया था उनके साथ थे। उसके बाद उनकी यात्रा का जो स्थायी साथी था, जैसे यात्रा में एक बारात में सहवाला चलता है ना, तो वो जो थे वो एक छात्र नेता थे जिनकी ख्याति टुकड़े टुकड़े की संज्ञा से जुड़ी हुई है, और जिन्हें इसी यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी के द्वारा राहुल गांधी के बाद सबसे लोकप्रिय युवा नेता का विशेषण भी दे दिया गया। उसके बाद यह यात्रा दिल्ली पहुंचती है। अनेक विपक्षी दलों से वह आह्वान करते हैं कि भाई अब तो आ जाइए, कोई आने को तैयार नहीं होता है। उसके बाद यह यात्रा जब कश्मीर के नजदीक पहुंचती है तो फिर वो दिल की आरजू ऐसे लबों पर आती है कि वो सर्जिकल स्ट्राइक का बयान कौन बोलता है? यात्रा के संयोजक दिग्विजय सिंह जी। ये ठीक है कि फिर उनके सामने से माइक भी हटाया जाता है। यह दर्शाता है कि राहुल गांधी जी की यह यात्रा शुरू से अंत तक किस प्रकार की प्रवृत्तियों को साधे हुए उत्तरोत्तर आगे बढ़ रही थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि न गांधी के प्रदेश में जा पाई, न नेहरू के प्रदेश में जा पाई। और सेना के बारे में ऐसे अपमानजनक बयान कहे गए, हमारे वीर सैनिकों के लिए पिटने की बात कही गई। और इससे बड़ा कंफ्यूजन आपको इस यात्रा में दिखाई नहीं होगा कि हर बयान में उन्होंने कहा कि वो नफरत के खिलाफ अपना अभियान चला रहे हैं, मगर इतने नफरती जहर बुझे सामानों को लेकर ये कौन सी मोहब्बत की दुकान वो श्रीमान सजा रहे थे, ये कोई भी समझ सकता है। एक तरफ उन्होंने कहा, दूसरी तरफ क्या बोला, मुझे नफरत कहीं दिखी नहीं। मतलब इससे बड़ा विरोधाभासी वक्तव्य आपको नहीं दे सकता कि मेरी यात्रा नफरत के खिलाफ थी, तथा कथित नफरत के खिलाफ, मुझे तो नफरत कहीं दिखी नहीं। इसी यात्रा में उन्होंने कहा वो राहुल गांधी तो है ही नहीं, वो तो समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा सर्दी आपको इसलिए लगती है कि सर्दी से आप डरते हैं। मुझे लगता है ये कंफ्यूज नेशन की जो बात उन्होंने कही, तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन उस पूरी यात्रा के दौरान उनके स्वयं के आचरण में देखा। उसके बाद उन्होंने आकर अंतिम समय में, जब यात्रा समापन के समय उन्होंने अपने परिवार को याद किया, तो मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं, भारत जोड़ो की जब बात होती है, भारत तोड़ो कब हुआ था? जब भारत माता के दो टुकड़े हुए, उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में, जब उन्होंने 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में नेतृत्व करते हुए नेहरू जी नेतृत्व कर रहे थे, तब बाकायदा सिग्नेचर करके यह प्रस्ताव पारित किया गया था कांग्रेस की एग्जीक्यूटिव में। आधा पंजाब चला गया था, आधा बंगाल चला गया। उसके बाद जो बच गया, आजादी के बाद आप ही के परिवार के शासनकाल में आधा कश्मीर भी चला गया। उसके बाद जो बच गया, तो 62 में अक्साई चिन और मानसरोवर भी चला गया। यानी जिसे कह सकते हैं कि आपकी भारत को क्या जोड़ा था कि आधा पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल गया, और चीन के हाथों मानसरोवर का वह ऊंचा भाल गया। इसलिए मैं ये कह सकता हूं, आज यदि आप झंडा फहराने में सफल हो रहे हैं तो वो तब जब हमारे संस्थापक अध्यक्ष ने इसके लिए अपने प्राण बलिदान किए, और हम कहते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और उसके बाद समय समय पे हमने उस कश्मीर के लिए जान की बाजी लगाकर हमारे नेताओं ने वहां जाकर झंडा फहराया,
और भारत के इतिहास के सबसे दृढ़ निश्चय के राजनीतिक निर्णय में जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2019 में निर्णय लिया, तो आज वो हालात बने हैं कि वहां पर जाकर 26 जनवरी 15 अगस्त को डल लेक पे तिरंगे की पूरी लाइन दिखती है, कतार दिखती है, और आप यह झंडा फहराने में सफल हो रहे हैं। इसलिए मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की यह यात्रा, जिसने एक नहीं अनेक मौकों के ऊपर पूरे इस 150 दिन के अपने कालखंड में जितने नफरत और घृणा के बयान थे, जितने नफरत और घृणा के प्रतीक लोग थे, उन सबको साथ में रखकर और पुनः एक बार स्मरण कराया कि जब एक भारत श्रेष्ठ भारत बन रहा है, तो वो सारी की सारी प्रवृत्तियां जो कि भारत को समय समय के ऊपर बांटने में, समाज के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के विभेद पैदा करने में निरंतर प्रयत्नशील रहती थी, और जिसका इस यात्रा का जो मूल उद्देश्य था कांग्रेस का, वो भारतीय जनता पार्टी या श्री नरेंद्र मोदी जी के विराट व्यक्तित्व से कोई संबंध नहीं था। उन्हें विपक्ष के रूप में अपनी जो हैसियत समाप्त हो रही थी, और विपक्ष के कई नेताओं के मन में जो महत्वाकांक्षाएं उठने लगी थी, चाहे ममता जी हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे केजरीवाल जी हो, केसीआर जी हो या शरद पवार जी हो, उन सबको हैसियत दिखानी थी कि भाई हम तो इतने सारे राज्यों में हैं, आप कहां पर हैं। और इस उद्देश्य में, और उसके बाद उन्हें यह प्रयास करना था कि वो सारे के सारे विपक्ष के नेताओं को अपने पक्ष में कर लें, परंतु उसमें भी ये पूरी तरीके से असफल रहे, क्योंकि किसी भी बड़े विपक्षी नेता ने या किसी भी बड़े दल ने उनका साथ आने से इनकार कर दिया। अब मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि कांग्रेस यदि भारत जोड़ो की बात करती है, तो इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती। और ये तथाकथित सेकुलर दल, विपक्षी दल, इनकी पूरी नीति क्या रही? कांग्रेस और उनकी जितनी ऑफशूट पार्टियां हैं, इन सब की भारत के बारे में क्या नीति रही कि बांटे आंगन और गलियारे, बांटे मंदिर और गुरुद्वारे, बांटे गली मोहल्ले सारे, गांव गांव में, खेत खेत में जात पात की म्याद बांट दी तुमने, एक वोट की खातिर देश की हर बुनियाद बांट दी। जिन्होंने देश में बिखराव, टकराव और दुराव के सारे बीज बोए, वो जब आकर आज यह कहने का प्रयास करते हैं, तो 21वीं सदी की भारतीय जनता पार्टी यह मानती है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, जिसके पास आज सारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो इन सारी चीजों को बहुत भली भांति समझ सकती है। आज कोई भी चाहे तो चीजों को जाके वेरीफाई कर सकता है। इसलिए अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी ने यह प्रयास किया था कि वो एक सार्थक भूमिका निभाने का आवरण ओढ़ सके। उन्होंने यह प्रयास किया था कि विपक्षी दलों का कि वो दोस्त बन के हुए दिखाई पड़े। उन्होंने यह प्रयास किया था कि विपक्षी दलों के वो सरपरस्त बनते हुए दिखाई पड़े। उन्होंने यह प्रयास किया था कि वो अपनी पार्टी के नफरती चेहरे को छुपा सकें, परंतु आपने देखा कि वो तो शुरुआत ही कहां से हुई थी? संघ के विरुद्ध जलती हुई एक तस्वीर को लेकर। तो आप समझ सकते हैं कि जलन और जलती हुई तस्वीर से शुरू होकर कोई चीज सकारात्मक नहीं जा सकती। और विपक्षी दलों की एकता का उनका ख्वाब, उनके नेतृत्व में आखिर में वो नाकाम हसरतों के साथ
मंजिले मकसूद से महरूम रहा, तो उनके ऊपर मैं सिर्फ कहना चाहूंगा कि जो दिल्ली के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की उस नज्म की 2 लाइन उनकी इस यात्रा के समापन पर उनको एक सच्चा चित्रण करती हैं कि कोई विपक्ष का उनके साथ नहीं आया, कोई दोस्त नहीं आया, उनकी अपनी पार्टी के लोग अलग होते चले गए। यूपी में तो पूरे के पूरे जिले साफ होते चले गए। गांधी के राज्य गुजरात में ऐतिहासिक पराजय का सामना करना पड़ा, यानी जो सीटें कभी नहीं हारे थे आजादी के बाद से वो हारे, विपक्ष का कोई साथ में नहीं आया। तो वो 2 पंक्तियां उनको अंत में समराइज करती हैं कि अब मैं ना किसी का हबीब हूं, ना किसी का रकीब हूं, जो बिगड़ गया वो नसीब हूं, जो उजड़ गया वो दयार हूं, न किसी की आंख का नूर हूं, न किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम ना आ सका वो मैं एक मुश्त गुबार हूं। धन्यवाद। हाँ, संजय। क्या आपको लगता है सुधांशु जी की राहुल गांधी की इस यात्रा के बाद में उनकी छवि में कोई सुधार आया है और 2019 के जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें वो विपक्षी दलों के नेता के रूप में सर्वमान्य स्वीकार होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने? विपक्षी दलों के सभी बड़े नेताओं ने जिस प्रकार का रिस्पांस दिया है उससे आप समझ सकते हैं कांग्रेस की यात्रा का उद्देश्य यही था। परंतु जितने मैंने आपको उदाहरण गिनाए, इसके बाद बहुत साफ रूप से समझा जा सकता है कि कांग्रेस की छवि और विपक्षी एकता का अलंबरदार बनने का उनका ख्वाब यथार्थ के धरातल पर टकराकर चकनाचूर हो गया है। सुधांशु जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को चुनौती दी है उन्होंने कि जम्मू संभाग से कश्मीर संभाग तक वो क्यों पैदल यात्रा नहीं निकालते, बीजेपी का क्या कहना? आज जो वो कह रहे थे, आपने महत्वपूर्ण बात कही। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस का कोई नेता गया कभी कांग्रेस के शासनकाल में? उसकी हिम्मत हुई? हमारे शासनकाल में स्थिति है कि वो जाकर यात्रा कर सकते हैं। और जब सुरक्षा की बात आई थी तो कांग्रेस को याद आया था ना कि सुरक्षा बलों के जवान जो उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा में भी हैं, वो अपनी जान जोखिम में डालकर किस प्रकार से काम करते हैं, और आप उन्हीं के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, आतंकवादियों के मानवाधिकारों की बात करते थे इसी कश्मीर में। इसलिए यह स्थिति थी। अब कश्मीर इतना बदल गया है क्योंकि कश्मीर के जो अलगाववादी लोग थे, आज उनकी स्थिति यह है कि इनके दौरे हुकूमत में और हमारे में यह अंतर आया कि हमने हुर्रियत से कभी बात नहीं की, कभी हुर्रियत को पाकिस्तान से बात नहीं करने दी। हुर्रियत के नेता जब इनके जमाने में आते थे, दिल्ली में जलवाए जलाल के साथ आते थे, दामाद बन के आते थे, रेड कारपेट वेलकम के साथ आते थे। अब एनआईए की पेशी में आते हैं, ईडी के मुकदमे में आते हैं और उनकी संपत्तियां कुर्क हो रही हैं। इसके कारण से राहुल गांधी जी ये बोलने की स्थिति में आ पा रहे हैं। अन्यथा तो 1948 से लेके आज तक कभी यह प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए था। राहुल गांधी का यह प्रश्न उठाना अपनी पूर्ववर्ती सरकार ही नहीं, अपने परिवार के क्रियाकलाप के ऊपर स्वयं उंगली उठाना है। सर, राहुल गांधी ने फिर से चीन को लेकर के सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। कांग्रेस का कहना है कि डीडीएलजे टर्म उन्होंने दिया है जिसमें डिस्ट्रैक्ट करना और झूठ बोलना का आरोप लगाया भाजपा के ऊपर कि चीन को लेकर के जो पॉलिसी है सरकार की उस पर एक बार फिर से सवाल उठाया। देखिए, ये एक बार फिर से नहीं, ये उनका परमानेंट सवाल रहता है। उसका कारण जानते क्या है? जो लोग साहित्य समझते होंगे तो एक होता है स्थायी भाव और एक होता संचारी भाव। स्थायी भाव है भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी से नफरत करना, और संचारी भाव है कि रह रह कर इस ढंग का कोई ना कोई मुद्दा उठाकर बोलते रहना। और चीन के बारे में सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि हम सिर्फ उनसे पूछना चाहते हैं कि यह बताइए, आज चीन के साथ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कौन खड़ा है? सिर्फ पाकिस्तान, लुटा पिटा बिखरता पाकिस्तान और एक अलग थलग पड़ा नॉर्थ कोरिया। इसके अलावा कोई साथ में हो तो बताएं। और एक दौर था जबकि सब के सब चीन के साथ खड़े होते थे। आज पहली बार ऐसा है
महत्वपूर्ण बात यह है कि इनको अपनी सेना के वक्तव्य पे भरोसा नहीं, इनको अपनी सरकार के वक्तव्य पे भरोसा नहीं। अरे चीन की सरकार तो उल्टा आरोप लगा रही है कि भारत उनके क्षेत्र में घुसा हुआ है। चीन की सरकार पे भी भरोसा नहीं तो मेरे भाई भरोसा किस पे होना चाहते हो, समझ में नहीं आता है। विदेश नीति के बारे में आप समझिए कि यूक्रेन और रूस के युद्ध के समय प्रधानमंत्री जी ने दोनों से समानता से बात की। पुतिन के सामने बैठकर यूक्रेन को भी धन्यवाद दिया और पुतिन ने उनकी तारीफ कर दी। तो रशिया के पुतिन जी को समझ में आ गया, अपने भैया पुतन को नहीं समझ में आ रहा है, तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एक मिनट नीरज। उन्होंने डाला। ये गए क्यों नहीं थे प्रयागराज? इतना दुराव क्यों रखा? न प्रयाग गए न वाराणसी गए। चलो कोई बात नहीं, रायबरेली तो चले जाते, अपनी माता जी की कर्मभूमि, अपने स्वर्गीय पिताजी के क्षेत्र अमेठी चले जाते, अपने क्षेत्र अमेठी। मतलब आप भारत के इतिहास का ये पहला बड़ा राष्ट्रीय दल का अध्यक्ष देखते होंगे जो अपने क्षेत्र से चुनाव हारने के बाद अपने एक बड़े राजनीतिक कार्यक्रम में वहां भी नहीं गए। और रही बात इसको, तो हम एक बात कहना चाहते हैं, उन्होंने जिस कश्मीरियत की बात कही, तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ईमानदारी से इसमें विश्वास रखते हैं। कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत, और वो जिसकी बात करते हैं, कश्मीरियत का जितना बड़ा प्रतीक, अगर सबसे बड़ा प्रतीक है तो अमरनाथ। अमरनाथ पर अटैक करने वाले कश्मीरियत के प्रतीक नहीं हो सकते। आतंकवादियों का समर्थन करने वाले और सुरक्षा बलों के हत्या का जश्न मनाने वाले इंसानियत के प्रतीक नहीं हो सकते। और भारत को अलग रखने वाले, और जिस जमाने में, अब तो खैर वो पुराने जमाने की बात हो गई, लेके रहेंगे आजादी, बंदूक के दम पर आजादी, ये जमहूरियत के प्रतीक नहीं हो सकते। अफसोस ये है कि आपने इनको कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत का प्रतीक बनाया था। हमने ईमानदारी से ब्लॉक लेवल तक, जिला लेवल तक चुनाव करके जमहूरियत स्थापित की है। आज कश्मीर में डल लेक पे तिरंगे से लेके चाहे अमरनाथ हो अथवा हजरत बल हो, सब जगह शांति है। हमने कश्मीरियत भी स्थापित की है और अब आतंकवादियों के समर्थन में कोई कश्मीर में बयान नहीं देता, ये इंसानियत भी स्थापित की है। एक मिनट। देखिए, पहली बात तो यह है कि वो अभी अपने बारे में नहीं बता पा रहे हैं, तो उनसे ये बताइए कि उनके हिसाब से एजेंडा क्या है। अभी अपनी पार्टी का एजेंडा तो उन्हें क्लियर नहीं, तो भाजपा का एजेंडा वो क्या समझते हैं? हमारा एजेंडा बहुत साफ था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। हमारे एजेंडा की वजह से ही आज कश्मीर भारत का हिस्सा है। हमारे ही पहले संस्थापक अध्यक्ष के बलिदान से सदर रियासत का पद, यानी सेपरेट प्राइम मिनिस्टर का पद खत्म हुआ था। उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के दायरे में कश्मीर आया था। और मैं कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी तो ये बोले थे ना कि वो आरएसएस को समझने के लिए वो कुछ हिंदू धर्म ग्रंथ भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है अभी तक शायद पढ़ नहीं पाए, वो समझ नहीं पाए। इसलिए मेरा विचार यह है कि पहले वो कांग्रेस का एजेंडा समझ लें, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर प्रश्न करें। वो समझे ना समझे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देश की जनता ने श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा भली भांति समझ रखा है। हर गरीब को शक्ति देना, यानी अंतिम सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्ति का उदय, दूसरा है विकास, और तीसरा है गौरव के साथ राष्ट्रवाद। एक सेकंड, एक पहले आप पूछ लीजिए फिर। बस 24 घंटे इंतजार करिए। आप
हो सकता है, क्योंकि अगर देखें तो पूरे भारत में सबसे अधिक महिलाओं पे अत्याचार के प्रकरण राजस्थान में आए हैं। तो हो सकता है कि उनको लगा हो कि अगर राजस्थान में ऐसा किसी ने कुछ बताया हो तो उन्होंने उनको सलाह दी हो कि न बताएं, क्योंकि उनकी पुलिस के जो हरकतें रही हैं राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की, वो इसी प्रकार की रही हैं। तो उन्हें यह भी स्पष्ट करना चाहिए। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, तो किस राज्य में था, इसके अलावा राहुल गांधी जी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं और सांसद भी हैं। यदि कोई व्यक्ति उनसे कह रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो वो ये सलाह देते हैं कि वो पुलिस को नहीं बताना चाहिए, और उसके बाद वो शांत रहते हैं। उन्हें तो तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी, उन्हें स्वयं जाके एफआईआर करवानी चाहिए थी। ये कहना अपने आप में दर्शाता है कि या तो वो सिर्फ ये एक प्रकार का भ्रम फैला रहे हैं, और या फिर वो शायद अपनी किसी सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रपति राहुल गांधी ने सीधे तौर पे कहा कि उन्होंने एक के बाद एक बलिदान देखे हैं और ये देश के प्रधानमंत्री गृहमंत्री और सुरक्षा सलाहकार महसूस नहीं कर सकते और लोग सोच रहे थे कि उनकी टी-शर्ट लाल होकर वो लौटेंगे, लेकिन कश्मीर में उन्हें गले लगा। देखिए, हम तो सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि बलिदान होने की बात अगर है तो स्वतंत्र भारत में पहला आत्म बलिदान हमारे संस्थापक अध्यक्ष श्याम प्रसाद मुखर्जी जी ने किया था, और उसके बाद कितने बलिदान नहीं देखे हैं। और विरोध होने के बावजूद कैसा साथ दिया है, 62 का युद्ध हो, नेहरू जी के वक्तव्य पढ़ रहे हैं, जनसंघ ने कैसा साथ दिया, जनसंघ के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कैसा साथ दिया, 65 के युद्ध में शास्त्री जी के वक्तव्य पढ़ने, 71 के युद्ध में अटल जी के वक्तव्य पढ़ने, नरसिम्हा राव के समय में 95 में जेनेवा में किस ढंग से जाके अटल जी ने सरकार का समर्थन किया था, और उन्होंने क्या किया है। हमारे लोगों ने उत्तर से दक्षिण तक सदा सर्वदा बलिदान दिया है। हां, यह भी मैं कहना चाहता हूं कि जो दुखद हत्याएं हुई उसके लिए देश को बहुत कष्ट है, परंतु यह भी एक सत्य है कि उन्हीं के परिवार के 2 प्रधानमंत्रियों ने अपनी अध्यक्षता में गठित कमेटी के द्वारा अपने को भारत रत्न भी दिया है। नेहरू जी ने भी अपने को भारत रत्न दिया अपनी सरकार में, और इंदिरा जी ने भी अपने को भारत रत्न दिया अपनी सरकार में, अपनी अध्यक्षता में बनी कमेटी से। ओके, कल देखिए, ये तो आज तक था, कल देखिए क्या होता है, क्योंकि वैसे वो आज के बाद कल क्या करेंगे, ये मुझे लगता है उनके नजदीकी लोगों को भी इतना विश्वास नहीं होता है कि वो क्या क्या कहेंगे, क्या करेंगे। तो मुझे लगता है इसके लिए कल सवेरे का इंतजार करना चाहिए। ओके, थैंक यू। देखिए, इस पे सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर उन्होंने ये बयान दिया है तो हम लोग की तरफ एक कहावत होती है लखनऊ में, अमामिया वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू खां फाख्ते उड़ाया करते थे। तो अब ये उस खुश फहमी में ना रहें कि सत्ता आएगी और उसके बाद धारा 370 हटाएंगे। मुझे लगता है कि शायद यही सब वो वक्तव्य हैं जिनकी वजह से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी के साथ किसी भी प्रकार का निरंतर बिखराव और दुराव होता जाता। और एक शब्द मैं और कहूंगा, मैं इस संदर्भ में नहीं कह रहा हूं, इसका अर्थ लोग स्वयं निकाल लें। शायद ऐसे ही कुछ कारण है जिसकी वजह से कुछ राज्य सरकारों ने अपने यहां बाल बुद्धि शब्द को असंसदीय घोषित कर दिया है।